हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.94 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। अ हैवी राउंड लॉग इज सस्पेंडेड एट द एंड्स ऑन टू रोप्स so that the distance between the points of suspension of the rope is equal to the diameter of the log. The length of each vertical segment of the ropes is L. The period T of a small oscillation of the system in the vertical plane perpendicular to the log is. यानी क्या है क्वेश्चन, एक बार समझें कि आपने दो रोप्स की हेल्प से एक लॉग को वर्टिकली कुछ इस तरह से रोका हुआ है। ये एक लॉग है जिसका फ्रंट व्यू आपके सामने है और दो रोप्स इसमें ऐसे बंधी है कि इन दोनों रोप्स के इस लॉग के साथ कांटेक्ट पॉइंट्स जब मिलाए जाते हैं तो हमें इस लॉग का डायमीटर मिलता है। यहां पर ध्यान दें, ये लॉग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर रखा गया है और हमें इसे ऑसिलेट कराना है उस प्लेन में जो लॉग के ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर है। सो मेरा बोर्ड जो है वो लॉग के ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर है, यानी कि मुझे अपने लॉग को इस बोर्ड पर ऑसिलेट कराना है। सो लॉग के फ्रंट व्यू को बस आप देख पा रहे हैं, यहां पर ध्यान दें, केवल लॉग का फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है, बाकी लॉग इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड कुछ इस तरह से प्लेस है और इसके परपेंडिकुलर प्लेन मेरा बोर्ड है। मैं इसमें इसको ऑसिलेट कराऊंगा। अब सबसे पहले समझे, दो बातें यहां पर स्टार्ट में माइंड में आती हैं या किसी भी स्टूडेंट के आ सकती हैं कि सर जब ये ऑसिलेट करेगा तो रोटेट करेगा या ट्रांसलेट करेगा। तो ध्यान दें, अगर ये लॉग रोटेट करता हुआ किसी नई पोजीशन तक जाएगा तो उस पिक्चर को मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दें। अगर ये लॉग इस पोजीशन तक रोटेट करता हुआ आया होगा तो इस नई कंडीशन में ये दो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से जो इससे अटैच है वो पॉइंट इस और इस पोजीशन पर आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर ये रोटेट करता हुआ मूव करेगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर जिसने इन दोनों टचिंग पॉइंट्स को जोड़ा हुआ है ये भी हॉरिजॉन्टल से कुछ डिग्री टिल्ट हो जाएगी। अब यहां पर अगर इस लॉग का डायमीटर जहां पर जिसके कॉर्नर्स पे स्ट्रिंग्स बंधी हुई है, अगर वो हॉरिजॉन्टल से कुछ डिग्री एंगल बना ले तो कुछ इस तरह का पिक्चर हमें मिलेगा इन पॉइंट को यहां से ज्वाइन कराने के बाद। अब एक बात पर यहां ध्यान दें कि पहली कंडीशन में इन दोनों टॉप पॉइंट्स और इन दोनों टचिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करा के हम एक रेक्टेंगल देख पा रहे थे। अगर ये लॉग रोटेट करता हुआ इस नई कंडीशन पर आया होगा तो रोटेशन के कंसेप्ट से इसका ये डायमीटर भी कुछ डिग्री हॉरिजॉन्टल से घूम गया होगा और अब इस नए पिक्चर में मैं इस लाइन, इन दोनों स्ट्रिंग्स के ओरिएंटेशन और इस टॉप पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाली लाइन से एक पैरेललोग्राम बनता हुआ नहीं देख पा रहा। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह गई। सो जो लाइनें इस रेक्टेंगल के केस में पैरेलल थी अब वो पैरेलल नहीं है। इसका क्लियर मतलब यह है कि अब आपके पिक्चर में एक रोप का लेंथ कम और एक रोप का लेंथ ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम में रोप कहा गया था, स्प्रिंग नहीं कहा गया था। सो लेंथ में ये इंक्रीमेंट कैसे आया, इससे ये क्लियर हो जाता है कि रोटेट होने के कंसेप्ट को इस लॉग के उस मोशन में आप नहीं जोड़ पाएंगे जिसमें ये अपने ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर यानी इस बोर्ड पे मूव कर रहा हो। सो रोटेशन का केस ये नहीं हो सकता क्योंकि रोप्स से बांधे हुए सिस्टम में जो स्ट्रिंग्स की लेंथ इक्वल है, जिन रोप्स की लेंथ इक्वल है वो अनइक्वल नहीं हो सकती। इस तरह की सिचुएशन प्रैक्टिकल नहीं है, कंडीशन को वायलेट कर रही है। सो दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि अगर ये लॉग इस प्लेन पे ट्रांसलेट करता हुआ नई पोजीशन तक पहुंचे तो क्या पिक्चर बनेगी, एक बार उसे भी ध्यान से देखें। ये लॉग की इनिशियल पोजीशन है और मैंने इस पोजीशन से इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करा के इस पोजीशन तक पहुंचा दिया है। क्योंकि मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं तो ये क्लियर है कि नए केस में भी डायमीटर एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगी। यहां पर मैंने इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल दिया है, आप ध्यान दें। सो ट्रांसलेशन मोशन में
इसके पैरेलल ही रहेगा डायमीटर, यानी कि अब अगर मैं इन टॉप पॉइंट से इन दोनों टर्मिनल्स को मिलाऊं तो जो ज्योमेट्री तैयार होगी वो ज्योमेट्री एक पैरेललोग्राम होगी। यहां पर ध्यान दें, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ये मोशन डिस्कस किया जा रहा है, तो कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर कुछ देर बाद ये स्ट्रिंग इस लॉग की ओरिएंटेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी या उसके चारों तरफ लिपटने लगेगी। तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि ऑसिलेशन जब आप समझते हैं, जब आप एसएचएम के केसेस डिस्कस करते हैं, तो कभी भी एक लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए उसे डिस्कस नहीं किया जा रहा होता है। यहां पर आप ध्यान दें कि केवल स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ही एसएचएम का एग्जाम्पल बन सकता है। अगर आप इस लॉग को उठा के इस तरफ 60 डिग्री और इस तरफ 60 डिग्री ले जाने का प्लान करेंगे तो फिर वो एसएचएम का एग्जाम्पल भी नहीं होगा। सो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ये जस्टिफिकेबल है कि हम इसे इस तरह के नए पिक्चर से कन्वर्ट कर सकते हैं बिना लॉग को डिस्टर्ब किए। आप ध्यान दें, इस पिक्चर में ये लाइन और ये लाइन नॉन पैरेलल हो गई थी, जिसकी वजह से एक स्ट्रिंग का लेंथ कम एक ज्यादा दिख रहा था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस केस में चूंकि ट्रांसलेशनल मोशन की हमने बात की है, हमने इसके मोशन को कुछ इस तरह का माना है कि ये लॉग इस पोजीशन से जब लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो भी इसके ओरिएंटेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। यहां पर आप ध्यान दें कि रोटेशन और ट्रांसलेशन में यही अंतर होता है कि ग्राउंड ऑब्जर्वर को अगर ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन में चेंजेस नजर आते हैं तो वो केस रोटेशन से रिलेटेड है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो ट्रांसलेशन का केस होगा। सो इस केस में भी लॉग अगर इस तरह से मूव करता हुआ ऑसिलेशन करता तो ये रोटेशन का केस बनता, जो कि नहीं हो पाएगा। इस केस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी सिचुएशन जो पॉसिबल है इस प्लेन में, मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैं इस लॉग को जब मूव करा रहा हूं तो पिक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, यानी लॉग का जो डायमीटर है वो हर स्थिति में हॉरिजॉन्टल ही बना हुआ है। अब इस केस में आप ध्यान दें कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं कुछ मूवमेंट के बाद, ये एक पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं पैरेललोग्राम की ये साइड लेंथ में इस साइड के बराबर होगी, यानी स्ट्रिंग की लेंथ का, रोप्स की लेंथ का मेंटेन रहना इस डायग्राम में जस्टिफाई किया जा सकता है। सो हम समझ सकते हैं कि इस तरह का ये मोशन होगा। अब अगर ये लॉग इस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो इस क्वेश्चन में एसएचएम के टाइम पीरियड को निकालने के लिए एनर्जी का वे सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में एक बॉडी के सभी पार्टिकल सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रिंग का लेंथ L बताया हुआ है। किसी इंस्टेंट पर अगर इस स्ट्रिंग की एंगुलर वेलोसिटी को, इस रोप की एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा डिफाइन किया जाए तो क्लियरली इस जॉइंट जहां पर ये स्ट्रिंग या रोप इस लॉग से जुड़ रही है उस पॉइंट की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकेगा ओमेगा की हेल्प से। आप समझ सकते हैं कि अगर ये टर्मिनल रेस्ट में है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से स्ट्रिंग मूव कर रही है, रोटेट कर रही है और ये लेंथ L है, तो इस लॉग के पॉइंट की वेलोसिटी v इक्वल टू L ओमेगा से दी जाएगी। यहां पर मैं डायरेक्ट स्केलर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, आप ध्यान दें। सो इस पॉइंट की वेलोसिटी को L ओमेगा होना चाहिए, और अब चूंकि हम जानते हैं कि ये ट्रांसलेशन का केस है तो इस लॉग के हर पार्टिकल की वेलोसिटी को L ओमेगा ही होना चाहिए। इसका क्लियर मीनिंग ये है कि अगर आप इसमें डायनेमिक्स भी लगाना चाहें तो किसी पॉइंट के मोशन को स्टडी करने के लिए आपको उससे एसोसिएटेड एक पॉइंट ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा जिसके अबाउट आप टॉर्क को कंसीडर करेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप इसको डायनेमिकल मेथड से सॉल्व करें तो इसके सेंटर पर लगने वाले mg का टॉर्क इस नई कंडीशन में कैलकुलेट करने के लिए आपको इसके इक्विवेलेंट पॉइंट सेंटर पोजीशन पे कुछ यहां पर बनाना होगा। आप ये समझ सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट आप mg का टॉर्क नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा आप तब कर पाते जब ये बॉडी रोटेट करती, यहां पर बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, तो mg का टॉर्क निकालने के लिए इस नई पोजीशन में आपको वो पॉइंट पहले डिसाइड करना होगा जिसके अबाउट आप उस टॉर्क को गिनेंगे। सो चूंकि हर पार्टिकल एक बराबर वेलोसिटी से ट्रांसलेट हो रहा है तो हमें
सेंटर ऑफ मास पर लगने वाले mg को अगर 1 राउंड में फाइनल कैलकुलेट करना है, हालांकि यहां पर ध्यान दें कि हर पार्टिकल के अपने पर्सनल mg का टॉर्क निकाला जाना चाहिए, बट हम जानते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी है तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान के एक ही राउंड में टॉर्क निकाला जा सकता है। लेकिन उस टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए इस डायमीटर के सेंटर पे ये पॉइंट है, तो आपको इस लाइन के सेंटर पे एक पॉइंट लेके उसके अबाउट इसे कंसीडर करना होगा। अपनी अगली क्लिप में हम उस बात पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम एनर्जी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। एनर्जी मेथड को प्रायोरिटी दे रहा हूं मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। इस बॉडी का हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो एनर्जी इक्वेशन लिखना काफी कंफर्टेबल होगा। अब ध्यान दें, अगर हम इस एसएचएम की शुरुआत में जो एनर्जी अमाउंट हमने दिया है उसे ई माने, तो एनर्जी कंजर्वेशन को इस सिस्टम के लिए हम लिख पाएंगे E इक्वल टू हाफ टोटल मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। यहां पर मैं v वेलोसिटी के लिए यूज कर रहा हूं और आप इसे L ओमेगा लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम इसे चेंज कर देंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है अगर हम उसे देखें तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पर सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करके निकाली जाएगी और बाद में इस पोजीशन पर। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो चेंजेस आए हैं, जो हाइट में चेंज आया है बॉडी के लिए, वो निकाला जा सकता है इस टर्मिनल पॉइंट की पोजीशन में चेंज के बेस पे। आप ये समझ सकते हैं कि जितना डिग्री इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल मूव कर रहा है उतना ही मूव करेगा इस बॉडी का हर पार्टिकल और उतना ही मूव करेगा इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। सो मैं डायरेक्ट इस कॉर्नर पे कैलकुलेशन करके सेंटर ऑफ मास के लेवल में चेंज को कैलकुलेट करूंगा। आप ध्यान दें, इसे L रखना है, ये भी L होगा। सो L का ये कंपोनेंट L cos थीटा होना चाहिए और ये पार्ट जो स्मॉल सा बन रहा है इसे L माइनस L cos थीटा। सो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को अप्लाई करूं इस केस में, तो हमारे द्वारा दी गई एनर्जी से इतना चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी लेवल में फायदा हुआ है mg इंटू L माइनस L cos थीटा। यानी कुछ इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन को लिखा जा सकता है। और अब अगर मैं v को L ओमेगा से चेंज कर लूं तो अरेंज करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी E इक्वल टू हाफ m L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस mgl 1 माइनस कॉस थीटा। और जैसा कि एनर्जी इक्वेशन लिखने के बाद हम करते हैं, अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना होगा ताकि हम उस इक्वेशन को पता लगा सकें जो एसएचएम के लिए डिफाइन की जाती है। तो डिफरेंशिएट करने पर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिफरेंशिएशन 0, राइट साइड हो जाएगा हाफ एम एल स्क्वायर 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। और आप जानते हैं कि इस स्ट्रिंग के मूवमेंट के लिए जब डिफाइन किया जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी को, तो हम उसे एंगुलर एक्सेलरेशन कह पाएंगे इस सिस्टम के लिए। यहां पर एक बात पर ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट सोचता है कि सर आप ट्रांसलेशन कह रहे थे लेकिन बात एंगुलर वेलोसिटी की कर रहे हैं। तो ध्यान दें, जब आप एक सिंपल पेंडुलम पर डिस्कशन करते हैं तो एक पार्टिकल बस अटैच रहता है, वहां पर भी हम ट्रांसलेशन की ही बात करते हैं क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल ट्रांसलेट ही कर सकता है, पार्टिकल कभी रोटेट नहीं करता। एक सिंगल पार्टिकल का मोशन हमेशा ट्रांसलेशन ही है। लेकिन जिस स्ट्रिंग से वो बंधा है वो स्ट्रिंग क्योंकि 2 पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली बॉडी है, तो उसके रोटेशन को डिस्कस किया जा सकता है। तो यहां पर हम जिस रोटेशन वर्ड का यूज कर रहे हैं वो स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस बॉडी के मोशन को हम ट्रांसलेशन ही डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रिंग घूम रही है तो स्ट्रिंग के लिए ओमेगा और अल्फा को डिफाइन किया जा सकता है। स्ट्रिंग के लिए या स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट जो लाइन मैंने सेंटर ऑफ मास पर क्रिएट की है उसके लिए आप ओमेगा और अल्फा जैसे वर्ड यूज कर सकते हैं। सो हाफ एम एल स्क्वायर 2 ओमेगा अल्फा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा mgl 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा प्लस साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी को आप ओमेगा लिख पाएंगे। अब अगर मैं थोड़ा इसे और सॉल्व करूं तो आप ध्यान दें, ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल करने के बाद एम एल स्क्वायर ओमेगा अल्फा इक्वल टू निगेटिव mgl इंटू साइन थीटा ओमेगा।
साइन थीटा को स्मॉल ऑसिलेशन के लिए मैं थीटा से चेंज करूंगा। आप ये बात जानते हैं कि बहुत छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अब इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आउटकम आएगा उस पर ध्यान दें आप लोग। ये बनेगा अल्फा इक्वल टू -g/L इंटू थीटा। और स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिला है g/L, सो ओमेगा होगा √g/L। और अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/ओमेगा हो जाएगा √L/g। और 2 पाई से दोनों ओर मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये बन जाएगा 2 पाई √L/g। आप जानते हैं कि 2 पाई/ओमेगा ही टाइम पीरियड को प्रेजेंट करता है, सो टाइम पीरियड का वैल्यू निकलेगा 2 पाई √L/g। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सो इस तरह से एनर्जी अप्रोच लगा के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बात पर ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एनर्जी मेथड को प्राइमरी मेथड के रूप में इस्तेमाल किया। इस बात को स्टूडेंट समझें कि किसी बॉडी को देख करके हर बार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पिक्चर वैसा माइंड में नहीं बनना चाहिए जैसा कि हम किसी रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बॉडी एक लॉग है जिसका फ्रंट व्यू एक डिस्क की तरह है। अब कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर अगर हमने रोटेशन का केस मान लिया होता तो क्या यह आंसर आ पाता। तो ध्यान दें ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि रोटेशन का केस मानने में जब आप इसमें इनर्शिया का टर्म यूज करते तो एक डिस्क के लिए आप इनर्शिया को उसके डायमीटर के अबाउट इतना नहीं लिखते। ये टर्म ऐसा नहीं आ पाता क्योंकि वो वैल्यू डिफरेंट होती, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर चेंज हो जाता। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा एग्जाम में कि बॉडी का मोशन रोटेशन है या ट्रांसलेशन है। सो इस मोशन को पहले एनालाइज करके हमने पता लगाया कि ये ट्रांसलेशन है। और जब हमें मालूम चला कि ये ट्रांसलेशन है तो ये क्लियर हो गया कि इसका हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चलेगा। सो बहुत आसान हो जाता है ट्रांसलेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी को प्रेजेंट करना। इस काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ सिग्मा mv² भी समझ सकते हैं। यानी अगर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर बहुत सारे पार्टिकल हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी गिननी चाहिए, तो मैंने भी सबकी काइनेटिक एनर्जी गिनी है, लेकिन चूंकि सबकी वेलोसिटी सेम है तो हाफ v² का टर्म सब में कॉमन है और सारे मास के टर्म जोड़ के टोटल मास आ जाएगा। सो इस तरह से एनर्जी अप्रोच इसके लिए एक बेहतर मेथड है। हालांकि अपनी अगली क्लिप में हम एक लाइन क्रिएट करके सेंटर ऑफ मास के लिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर सॉल्व करेंगे डायनेमिक्स के तरीके से, जिसमें हम mg के टॉर्क को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।